Hello learners, welcome to SP Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam and study material. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the live classes or study material, so you can mail us on sbscholarsacademy@gmail.com. आज हम डिस्कस करेंगे जो भी नेशनल पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स होते हैं न्यूट्रिशन के एरिया में वर्क करने के लिए। बेसिकली हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपनी पिछली वीडियोस में और भी ऐसे प्रोग्राम्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे नेशनल प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं या पूछे जा सकते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो कीप अपडेटिंग विद द वीडियोज़। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम से कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या होता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS एक इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम आता है। बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को या 6 ईयर चाइल्ड जो होते हैं, बेसिकली उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो बेसिकली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर होता है। इट इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, सॉरी दिस इज़ फॉर द RDA, यहाँ पे R होगा। ये जो बेसिकली ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस और एवरेज डेली इनटेक को एक गैप को मेंटेन करने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मतलब RDA क्या होता है और एवरेज डेली इनटेक मतलब ADI क्या होता है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इज़ दैट विच इज़ रिकमेंडेड बाय द स्टैंडर्ड एजेंसीज़ लाइक दैट कि अगर कोई 50 ईयर एज का है और उसका वेट 50 है तो उसको कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए। सपोज़ दैट कि अगर आप 50 ईयर्स के हैं और आपकी एज भी 50 ईयर है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए तो क्या आप वो 50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, तो दैट इज़ द एवरेज डेली इनटेक कि मतलब आप जो डेली इनटेक फूड खा रहे हैं उनका एवरेज इनटेक कितना निकल के आ रहा है डेली का, कि मतलब आप अपने उस जो आपकी जो रिकमेंडेशंस है आप उसको कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर चूँकि ये दोनों चीज़ें डिसबैलेंस पाई गई थी कि जितना लोगों को रिकमेंड किया गया था NIN ICMR के थ्रू कि आपको इतना इतना इस अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स डेली बेसिस पे लेने हैं, तो जब एक जनरल पॉपुलेशन उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज और डिजीज़ेस देखी जाने लगी। तो जिसको ओवरकम करने के लिए, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अंडर 6 ईयर चाइल्ड या प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन की, तो उस ब्रिज को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए, उन दोनों चीज़ों को घटाने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो रन किया गया। Supplementary nutrition program is given to the children 6 months to 6 years and pregnant and lactating women under the ICDS scheme. ICDS स्कीम जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ इंडियन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मेजर प्रोग्राम है जो कि 1975 से रन किया जा रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और जो चाइल्ड होते हैं जो कि 6 मंथ से 6 ईयर के अंडर ही आते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। उनसे रिलेटेड जितनी हेल्थ से रिलेटेड जितनी सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड उनको उसमें प्रोवाइड किया जाता है। हम अपने प्रीवियस वीडियो में ICDS के ऊपर एक लेक्चर बना चुके हैं, तो आप वहाँ से भी अपने कंसेप्ट को जाके देख के क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में जिसको इन शॉर्ट कहते हैं ANP। ANP क्या है? ANP जो है सबसे पहले एक पायलट स्कीम की तरह उड़ीसा में 1963 में लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ANP पायलट स्कीम की तरह सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो इट इज़ लॉन्च्ड इन द उड़ीसा
1963, जो कि बाद में फर्दर एक्सटेंड हुआ, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी इंक्लूड हुआ। ठीक है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फूड सच एज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स हम उन फूड्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या हमारी डेफिशिएंसीज जो होती हैं उनको ओवरकम करते हैं, हमारी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाते हैं, मतलब ताकि हम डिजीजेस से फाइट कर सके, डेफिशिएंसीज से फाइट कर सके। और ये रोल कौन प्रो करता है? बेसिकली जो हमारे बॉडी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जो विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे होते हैं। इसके साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली इनके प्रोडक्शन को प्रमोट करना ही अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या था? एंश्योर द कंजप्शन बाय प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन। चूँकि प्रोडक्शन पे तो उन्होंने ध्यान दे लिया, बट इसके साथ साथ उन्होंने क्या और इंश्योर किया कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं या नर्सिंग मदर हैं या जो चिल्ड्रंस हैं, जिनको, चूँकि चिल्ड्रंस को स्टार्टिंग की एज में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस समय उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्पीड से होता है, सेम एज इट इज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। या जो भी एक्सपेक्टिंग मदर होती हैं, जो भी लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स की नीड जो है वो ज़्यादा होती है। तो इट इज़ इंश्योर्ड बाय अंडर द अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम दैट कि जो भी ऐसे पर्सन हैं, लाइक प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या चिल्ड्रन हैं, उनको इसका कंजप्शन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। ड्यूरिंग 1973 इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स। सी, सबसे पहले ये जो स्टार्ट हुआ था दैट इज़ इन द उड़ीसा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्टली स्टार्टेड इन विच स्टेट, देन यू कैन से लाइक दैट इट इज़ इन उड़ीसा 1963। फिर उसके बाद इसने कौन से स्टेट को कवर किया? देन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। बट इट इज़ नोटिसेबल दैट ड्यूरिंग 1973 इट वॉज एक्सटेंडेड टू द स्टेट्स टू द कंट्री। मतलब 1973 में ये स्टेट की स्कीम ना रह के कंट्री में इम्प्लीमेंट हो गई, कि मतलब नाउ इट इज़ in the country scheme, not only for the states. The nutritional education was main focus effort were directed to teach rural communities through demonstration how to produce food for their consumption through their own efforts. The major objective of this scheme is that कि लोगों को nutrition education provide करना, ताकि उनको बहुत सारी टेक्निक्स बताई जा सकें, जो भी रूरल एरियाज़ के लोग रहते हैं, जो भी वहाँ के कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कि वो अपने एफर्ट से, अपने लोकल टेक्निक से जो उनको डेमोस्ट्रेट की गई, उनको दिखाई गई, बताई गई कि वो कैसे मतलब फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी मतलब ऐसे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, और उसके साथ साथ वो उनके कंजप्शन को भी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें बताया गया कि वो ऐसे कौन कौन से फलों को, सब्जियों को या कौन कौन से अनाजों को अपने खेतों में उगा सकते हैं, और साथ ही साथ वो उसको खा सकते हैं, ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन रहे। इसके बेनिफिशरीज कौन कौन से होते हैं? द बेनिफिशरीज आर चिल्ड्रन 2 to 6 years, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर, न्यूट्रिशन वर्थ 20 पैसे पर चाइल्ड पर डे एंड पैसा पर वुमेन पर डे प्रोवाइडेड फॉर 50 days इन अ ईयर। बेसिकली ये जो स्कीम होती है इसमें कुछ पैसे भी मिलते हैं, जिसके अंदर जो कि 52 days के लिए साल में मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम जो है इंडिया का वन ऑफ द पॉपुलर प्रोग्राम है। आई होप दैट कि आप सब इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है बेसिकली वो प्राइमरी स्कूल्स में चलाए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर चलाए जाते हैं। तो लेट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम इज़ द पॉपुलर नेम फॉर द स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया। इट इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ लंच, स्नैक्स एंड मील। तो बेसिकली जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है उसमें बच्चों को, जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे होते हैं, उनको बेसिकली लंच, स्नैक्स और मील, मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो उनको लंच प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
उनको मतलब जितने भी स्कूल के वर्किंग डेज होते हैं स्पेशली, क्योंकि नॉन वर्किंग डेज में तो स्कूल उनको मिड डे मील नहीं प्रोवाइड कराता है, तो दिस कैन बी ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अ क्वेश्चन कि जो भी मिड डे मील प्रोग्राम होता है वो सिर्फ वर्किंग डेज में मील प्रोवाइड कराता है या नॉन वर्किंग डेज में प्रोवाइड कराता है। तो अभी जो करंट स्टेटस है मिड डे मील प्रोग्राम का, उसके अकॉर्डिंग मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो सिर्फ वर्किंग डेज में ही फ्री ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रंस को लंच प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था। मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो 1925 मद्रास में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। फर्दर इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए। हम एक अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे द हिस्ट्री ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो कैसे कैसे मतलब स्टेट वाइज या क्या क्या उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए कि फाइनली मतलब वो एक हमारे पास एक एग्जैक्ट पैकेट के रूप में आया। बट अभी सिर्फ हम शॉर्टली ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन। बेसिकली अगर हम कहा जाए कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, तो मतलब मिड डे मील प्रोग्राम जो है एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। ये रीलॉन्च्ड हुआ था मतलब पूरे इंडिया में, जिसको कहते हैं किसके थ्रू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑन विच डेट, इट इज़ इन 15 अगस्त 1995। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनेंगे, डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम्स कि ये स्टार्ट कब हुआ था। इट इज़ स्टार्टेड इन द 1925 मद्रास, और ये मतलब पूरे इंडिया में रीलॉन्च्ड कब हुआ, मतलब फाइनली ये मिड डे मील का रूप में कब आया। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, जो कि 15 अगस्त 1995। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंक्रीज द इनरोलमेंट, इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस एज वेल एज रिटेंशन। इसका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लोगों को एजुकेशन की तरफ एक तरफ खींच के ले आना, उनको अट्रैक्ट करना, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे बहुत लो होती जा रही थी, लोग पढ़ने नहीं आते थे, पॉवर्टी जो थी वो बहुत हाई लेवल पे थी, तो बच्चे जो होते थे वो कहीं ना कहीं काम में इन्वॉल्व हो जाते थे और वो पढ़ने नहीं आते थे। और अगर गवर्नमेंट या जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसेज होते जब उनसे बात करने चाहते थे तो दे सेड लाइक दैट कि हम कहाँ से खाएंगे अगर हमारे बच्चे पढ़ने चले जाएंगे, तो हु इज़ द मनी पर्सन इन द फैमिली। तो बेसिकली फिर गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम प्लान करी जिसके अंदर उसने बच्चों को फ्री खाना प्रोवाइड किया। तो इससे जो पेरेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुए कि उनके बच्चों को फ्री खाना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल चले जाओ, पढ़ाओ। तो इससे क्या हुआ कि जो स्कूल में इनरोलमेंट थी बच्चों की वो भी बढ़ी, और साथ ही साथ अटेंडेंस भी बढ़ी, और एक तरह से एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा। प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन, जैसे कि अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा सोशल इंटीग्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट हुआ। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। बेसिकली ये देखा गया है अंडर द एज ऑफ 5 years, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शिकार बच्चे होते हैं इस बीमारी के माल न्यूट्रिशन का। तो इस स्कीम से ये भी देखा गया कि जो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्पेशली, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर जो भी फूड प्रोवाइड किया जाता है वो एक प्लान्ड मील मेन्यू होता है, जिसके अंदर सारे जो भी फूड आइटम्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो जो हमारी बॉडी के लिए, जो बच्चों की बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सच एज विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, वो सब उसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी था कि इनक्यूलकेट गुड फूड हैबिट्स इन चिल्ड्रन, क्योंकि जब आप लंच में आप बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड कराएंगे, हेल्दी फूड आइटम्स प्रोवाइड कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हैबिट जनरेट होगी कि वो भी जो है अच्छे फूड आइटम, मतलब जो हेल्दी फूड आइटम्स होते हैं उनको खाने की कोशिश करें। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। चूँकि बहुत ही नेम से क्लियर हो रहा है कि प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, तो बेसिकली ये विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रन किया जिसको हम विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कहते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये होता है कि प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, और दूसरा ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन। अब
प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे एक्शंस प्लान कर रही थी? तो सबसे पहले प्रमोटिंग द कंजप्शन ऑफ विटामिन ए रिच फूड्स, मतलब विटामिन ए रिच फूड्स जितने होते हैं गवर्नमेंट ने उसका प्रमोशन किया, उसके कंजप्शन को इंक्रीज़ किया, लोगों को बताया कि जिनको भी आँख से रिलेटेड बेसिकली, क्योंकि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है वो कहीं ना कहीं आँख पे इफ़ेक्ट करती है, जिससे आँख का अंधापन जिसे कहते हैं हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस, और लास्ट स्टेज जो होती है जिसको हम लोग किरेटोमलेशिया कहते हैं। तो जो ये स्टेजेस आती थी बच्चों के अंदर देखी जाती थी स्पेशली, उसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने ये टारगेट किया कि वो विटामिन ए रिच फूड जितने होते हैं उनके कंजप्शन को वो प्रमोट करेंगे, ताकि इस डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कॉम्बैट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इसके साथ साथ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी, गवर्नमेंट ने ये भी टारगेट किया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग द विटामिन ए डेफिशिएंसी, उसके बारे में भी जनरल लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि मतलब उनको ये पता तो चलना चाहिए कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनके बॉडी में होती है या उनके बच्चों की बॉडी में होती है तो उसके क्या क्या फर्दर रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली उसके अंदर जो भी मतलब अवेयरनेस हो सकती थी, जो भी पॉइंट्स लोगों को बताए जा सकते थे, उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ प्रोफाइलेटिक विटामिन ए प्रोग्राम के अंदर कुछ डोजेस डिसाइड करी गई, जो कि एक शेड्यूल टाइम पे दी जाने लगी, कि ताकि जो भी कोई भी बच्चा है उसको कहीं ना कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। तो सबसे पहले ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई। फर्स्ट इज़ दैट कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 9 मंथ विथ मीजल्स इम्यूनाइजेशन। बेसिकली जो विटामिन ए की डोजेस दी जाती थी वो जो भी ऐसे वैक्सीन्स होते थे उनके साथ दी जाती थी। तो सबसे पहले जो मतलब दी जाती थी एट द 9 मंथ दी जाती थी, जिसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। दूसरी जो होती थी वो 16 to 18 मंथ पे दी जाती थी, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विद डीपीटी बूस्टर के साथ जो वैक्सीन होती थी उसके साथ दी जाती थी। सेम एज इट इज़ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अप एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर। मतलब जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता था उसको हर 6 महीने पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन ई की दी जाती थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन। अब चूंकि एक तो इन्होंने ये प्रोग्राम कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव ये कर लिया कि इन्होंने ये इसका प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर दिया कि सपोज दैट कि अगर कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड है तो वो उसको पहले से उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इन फ्यूचर चल के उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। इसके साथ साथ इन्होंने उन पॉपुलेशन या उन चिल्ड्रंस को भी टारगेट किया जो ऑलरेडी विटामिन ए डेफिशिएंट हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए उनको भी सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन दिए जाने लगे। जो भी विटामिन्स की डोजेस थी वो प्रोवाइड कराने जाने लगी, फूड्स प्रोवाइड कराने जाने लगे विटामिन ए रिच। इसके साथ साथ उनको भी अवेयरनेस और न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। अभी हमने डिस्कस किया विटामिन ए के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम 1970 में लॉन्च हुआ था, बेसिकली एनीमिया को रोकने के लिए मदर्स में और चिल्ड्रंस में। बहुत ही एनीमिया को अगर बहुत ही सरल शब्दों में मतलब बताऊं तो एनीमिया इज़ खून की कमी। मतलब जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज को, कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जो है मुख्य रूप से उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो कि मतलब वुमेंस होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, या जो एक एडल्ट गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर एनीमिया की कमी ज़्यादा देखी जाती है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइडेड रन अ प्रोग्राम दैट इज़ नेम एज अ एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट क्या प्लान करती थी, इसमें मदर्स को और वुमेंस को, जो भी एडल्ट लेडीज़ बेसिकली 18 ईयर्स की या जो भी मदर्स होती थी या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी, उनको वो आयरन और फॉलिक एसिड की मतलब टैबलेट प्रोवाइड कराने जा लगी, जिसमें सबसे पहले वो 60 ग्राम एलिमेंट्री आयरन देती थी, जो कि बाद में बढ़कर 100 मिलीग्राम हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहली बात तो ये लॉन्च कब हुआ, दैट इज़ द 1970। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो 60 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन देती थी, लेकिन अब ये 100 ग्राम आयरन स्टार्ट हो गया, मिलीग्राम आयरन देना स्टार्ट हो गया। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को और जो भी मतलब ऐसे
गर्ल्स होती हैं, एडल्ट गर्ल्स होती हैं, उनको देना स्टार्ट हो गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि कितने ग्राम की या कितने मिलीग्राम की टैबलेट जो है आयरन की वो दी जाती थी, जिसमें कि जो फॉलिक एसिड का कंटेंट होता था वो 0.5 होता था। अब चिल्ड्रंस की बात करें कि चिल्ड्रंस में भी कई बार एनीमिया की कमी देखी गई है, तो उनको क्या सेम टैबलेट दी जाती थी? नहीं, उनकी जो टैबलेट की वो थी, वॉल्यूम थी, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट थी। तो हम अगर 1 to 5 ईयर के बच्चों की बात करते हैं तो उनको 20 मिलीग्राम एलिमेंट्री आयरन दिया जाने लगा, जिसमें पहले अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे थे या मदर्स की बात कर रहे थे तो उनको 100 ग्राम, और जो बच्चे होते थे जो 1 to 5 ईयर्स के होते थे उनको 20 मिलीग्राम, जिसमें कि 60 मिलीग्राम जो होता था वो फेरस सल्फेट होता था और 0.1 मिलीग्राम जो है वो फॉलिक एसिड होता था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम के अंदर कौन सी 2 टैबलेट्स दी जाती थी किस न्यूट्रिएंट की? तो बेसिकली एक तो आयरन, जिसको हम सेकेंड कंटेक्स्ट में फेरस सल्फेट भी कहते हैं, और दूसरा फॉलिक एसिड। तो बेसिकली ये दोनों कॉम्बिनेशंस की जो है वो टैबलेट्स प्रोवाइड कराई जाती थी इन कंटेक्स्ट ऑफ मदर एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। फॉर बोथ दीज टैबलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर द 100 डेज। मतलब ये जो टैबलेट होती थी वो 100 दिन के लिए बच्चों को, या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी या जो नॉर्मल वुमेन्स होती थी उनको 100 दिन के लिए दी जाती थी। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के मतलब डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अब ये RCH प्रोग्राम के अंदर आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में कि अन्नपूर्णा स्कीम क्या है। अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो 1 अप्रैल 2000 को लॉन्च हुई थी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन विच कैन आस्क बी इन द एग्जाम, सो प्लीज़ प्रिपेयर लाइक दैट कि जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो लॉन्च कब हुई, उनके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उनके फंक्शन क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अभी तक यही एनालिसिस किया गया है। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज स्कीम्स या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बेसिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेट, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। तो आपको बेसिकली बस इसी की पॉइंट्स में पढ़ना है कि किस डेट को क्या लॉन्च हुआ, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किसके लिए वर्क करता है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, और बेसिकली वो किस मतलब उसमें फंक्शन में आता है। ठीक है, अब हम इसके एम की बात करेंगे कि इसका एम क्या है। बेसिकली अन्नपूर्णा स्कीम का एक मेजर एम था कि इट्स प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन though eligible have remained uncovered under the National Old Age Pension Scheme. So this is one of the also important question। सबसे पहले तो NOAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज़ द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। जो लोग नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम से वंचित रह गए थे, जो लेफ्ट ओवर रह गए थे, जो अनकवर्ड रह गए थे, जिनको ये स्कीम के अंदर नहीं मिल पाया था, बेसिकली उन लोगों को अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत लिया गया। और बेसिकली वो कौन लोग होते थे? ये सीनियर सिटीजन होते थे, क्योंकि सीनियर सिटीजन बेसिकली काम नहीं कर पाते, उनका फिजिकल जो वर्क करने का लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम बनाई गई। दिस डिपार्टमेंट हैज़ टाई अप विद द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्कीम जो है वो FCI से कॉरपोरेट हुई, उसके साथ टाई अप किया ताकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, वो ईजिली ओवरऑल कंट्री में हो सके। इसके बेनिफिशरीज को 10 kg फूड ग्रेन्स जो हैं वो पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी डिटेल्स हैं अन्नपूर्णा स्कीम की। कुछ 1-2 क्वेश्चन इस स्कीम से बनते हैं, लाइक इसकी डेट, किसको प्रोवाइड करता है, सीनियर सिटीजन को, कौन इसके अंदर आते हैं जो कि लेफ्ट रह जाते हैं NOAPS के अंदर, किसके टाइप के साथ, FCI के टाइप के साथ, कितना प्रोवाइड किया था, दैट इज द 10 kg। तो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर द नेट JRF और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ द होम साइंस। Now we will discuss about the National Food for Work Program, and in short form we can say NFFWP। So जब भी आप कोई भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ पढ़ें तो आप उनका शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ उनका फुल फॉर्म भी बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि NFWP का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज़ अ स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस भी कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि किसके अंदर कौन सी स्कीम चल रही है, कौन से
मिनिस्ट्री के अंदर चल रही है, कौन से गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रही है। तो ये जो स्कीम होती है, दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। द टारगेट ग्रुप ऑफ NFFWP स्कीम, द रूरल पुअर रिक्वायरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय मीन्स वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली ये स्कीम जो होती थी वो मतलब जो रूरल एरियाज़ के लोग होते थे, जो गांव के गरीब लोग होते थे, उनको जिनको फाइनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी एम्प्लॉयमेंट वेजेस के मतलब उस तौर पे, उनको बेसिकली उनके लिए ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया। अब हम बात करेंगे इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि टू प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द अदर एड्स टू रूरल पुअर एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे कंट्री में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी मतलब सब कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की, पीपल्स की, इस तरह की। तो बेसिकली ये स्कीम जो है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनाई गई थी, जिसमें मतलब जो पुअर पीपल आते हैं, रूरल पुअर पीपल आते हैं, उनके लिए बेसिकली ये स्कीम बनाई गई थी ताकि उनको सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किया जा सके। प्रोवाइड सप्लीमेंट्री वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल पॉपुलेंस टू बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के बेजेस पे एक सप्लीमेंट्री प्रोवाइड कराना, ताकि जो भी उनको उनकी गरीबी है वो उनको खाने के ऊपर उनके ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, और कुछ फूड आइटम्स या कुछ ऐसे वेजेस उनको प्रोवाइड करना ताकि वो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्टेनिंग टू फूड टू द रूरल पुअर ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सिक्योरिटी उनको एक तरह की फूड की प्रोवाइड कराना, मतलब उनको ये सिक्योर करना कि उनको कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन या इस तरह की डेफिशिएंसीज। हम अगर फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि जितने भी पॉपुलेशन है या जितने भी जनरल लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सबको खाना मिले, सबको फूड मिले। तो एक तरह से ये भी एक इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहा है। टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ कॉमन इकोनॉमिक एंड सोशल असेट्स फॉर द रूरल एरियाज़। अगर रूरल एरियाज़ पे गवर्नमेंट स्पेशली वर्कआउट करती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को एक तो अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा सा मतलब मनी प्रॉब्लम भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए इकोनॉमिक सोशल असेट्स भी तैयार करती है ताकि फर्दर उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको जो भी मतलब फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके, उनको इम्प्रूवमेंट हो सके, उनको नॉलेज मिल सके। तो बेसिकली अगर ये कहा जाए, ये जो स्कीम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो जो लोग भी मतलब एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, वेज बेसिस पे, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, यही इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव था। Thank you so much guys for watching this lesson. If you have any query, you can ask in the comment box, or you can mail us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Thank you so much.